हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज सामयिक विमर्श के टॉपिक में एक नए टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं और आज का हम लोगों का टॉपिक है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। चुनावों की आदर्श आचार संहिता। आप लोग अक्सर नाम सुनते हैं क्योंकि प्रतिवर्ष देश के किसी न किसी भाग में निर्वाचन होते रहते हैं। इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में, जब एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय में हम लोगों ने चर्चा की है, तो इस संदर्भ को हम लोग वहाँ पर ग्रहण कर चुके हैं, इसके विषय में चर्चा कर चुके हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जब चुनावों की घोषणा होती है, निर्वाचन की घोषणा होती है, तो निर्वाचन की घोषणा के साथ साथ चुनाव आचार संहिता या आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाती है। तो आदर्श आचार संहिता के लागू होने के क्या परिणाम हैं, क्या प्रभाव हैं, उसके क्या प्रावधान हैं और आदर्श आचार संहिता को लागू करने में क्या चुनौतियां हैं, उसकी क्या आलोचना है और क्या समाधान होना चाहिए, इसी पहलू पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। बहुत अनावश्यक विस्तार नहीं करेंगे हम लोग इस टॉपिक का। हम लोगों का विस्तार केवल उस बिंदु पर फोकस्ड होगा जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और हमें आंसर को लिखना है। जैसे निर्वाचन आचार संहिताओं को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है, आदर्श आचार संहिता को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या आदर्श आचार संहिता को कानूनी रूप से बाध्यकारी बना देना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो इस बात को जानेंगे कि आदर्श आचार संहिता कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती। निर्वाचन आयोग इसे लागू करवाता है, निर्वाचन आयोग इसकी घोषणा करता है। इसका पूरा नियंत्रण और सुपरविजन, कंट्रोल और सुपरविजन इलेक्शन कमीशन के हाथों में निहित है, लेकिन इसके पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं है, यह लीगली बाइंडिंग नहीं है, यह कानूनी रूप से बाध्यकारिता नहीं रखता। सिफारिशें आ चुकी हैं इस विषय में, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन की है, भारत के लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन किया है कि इसे लीगली बाउंड किया जाए, इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाए। तो इस परिप्रेक्ष्य में प्रश्न बनने की संभावना यहाँ पर रहती है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने सी विजिल नाम का एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है और उस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आदर्श आचार संहिता को ट्रैक करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन का प्रयास सराहनीय है, लेकिन इसका व्यावहारिक अनुप्रयोग बहुत अच्छा नहीं है। मैंने व्यक्तिगत अनुभव जब अर्जित किए, कुछ परिचित हैं, बच्चे हैं, जूनियर्स हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में तैनात हैं और ऑब्जर्वर के रूप में इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपॉइंट किए जाते रहे हैं, आईएएस अधिकारी हैं, और इलेक्शन कमीशन ने उन्हें ऑब्जर्वर के रूप में अन्य राज्यों में भेजा। तो मैंने जब उनसे बात की, मैंने फीडबैक दिया, आज ही सुबह मैंने एक से बात की कि सी विजिल कैसा वर्क कर रहा है, तो उन्होंने बताया कि सी विजिल पर शायद ही कोई कंप्लेन आती हो। इनफॉर्मल कंप्लेन आती हैं, फ़ोन नंबर्स पर आती हैं, लेकिन सी विजिल पर कंप्लेन नहीं आती। तो जिस भावना से सी विजिल ऐप डेवलप किया गया, डिज़ाइन किया गया, जिस उद्देश्य से उसे लागू किया गया, वह भी बहुत अधिक सफल नहीं हो पा रहा है, वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर के आदर्श आचार संहिता को लागू करवाना एक चुनौती भरा कार्य भी है इलेक्शन कमीशन के लिए। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आदर्श आचार संहिता के विषय में यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। अर्थात क्वेश्चन हमसे यह भी पूछा जा सकता है कि आदर्श आचार संहिता के बेहतर इन्फोर्समेंट के लिए, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या उपाय होने चाहिए, समाधान या उपाय पर हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अथवा आदर्श आचार संहिता के इन्फोर्समेंट के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या फिर आदर्श आचार संहिता को लीगली बाउंड किया जाना चाहिए, कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए या नहीं, इस विषय में आपकी क्या राय है, इस विषय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये तीन तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर उठ सकते हैं, बन सकते हैं। हमारा अध्ययन इन्हीं तीन प्रकार के प्रश्नों को संबोधित करने वाला होगा। तो चर्चा शुरू करते हैं हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, कि कैसे, क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है, क्या इसके प्रमुख प्रावधान हैं,
फिर क्या चुनौतियाँ और क्या समाधान है, इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श निर्वाचन संहिता किसे कहते हैं? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एमसीसी, शॉर्ट फॉर्म में इसे एमसीसी लिखते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता कहते हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाने वाला यह एक दस्तावेज है, यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, जो या एक तरीके से कहें गाइडलाइंस हैं। निर्वाचन आयोग निर्वाचनों में राजनीतिक दलों के लिए और प्रत्याशियों के लिए उनके आचरणों को रेगुलेट करने के लिए, उनके प्रैक्टिसेस को, उनके कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू करता है, जिससे फ्री और फेयर इलेक्शन कराए जा सके। इन्हीं गाइडलाइंस को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से जाना जाता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित की जाती है। भारत के निर्वाचन आयोग जिसका गठन आर्टिकल 324 के अंतर्गत किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया जाता है। यह सेट ऑफ गाइडलाइंस है, यह मार्गदर्शक सिद्धांतों की एक ऐसी रूपरेखा है जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराना है। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के लिए प्रत्याशियों, कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के व्यवहारों और आचरणों को रेगुलेट करना है, विनियमित करना है। निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए जाने वाले ऐसे सेट ऑफ गाइडलाइंस को, ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों की रूपरेखा को ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से पुकारा जाता है। इसे ही एमसीसी के नाम से पुकारते हैं। तो पर्पस इसका फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, क्योंकि किसी भी इलेक्शन को, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्य विधानसभा हो, इन दोनों इलेक्शन को नियंत्रित करने, कंट्रोल करने और इन दोनों इलेक्शन को सुपरवाइज करने, इसका पर्यवेक्षण करने, इलेक्शन को संचालित करने का पूरा दायित्व आर्टिकल 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग में निहित है। इसलिए निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, आर्टिकल 324 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जारी करता है और उसके माध्यम से स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराता है। कितनी अवधि के लिए जारी होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ड्यूरेशन क्या होता है? जिस तारीख को इलेक्शन के शेड्यूल का डिक्लेरेशन होता है, तब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। यहाँ पर एक बात और आपको बताते चलें कि निर्वाचन की तारीखों की घोषणा करना निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं होता। ये प्री के एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरीके की चीज़ें प्री के एग्जाम में आती हैं। यहाँ से प्री के एग्जाम के लिए भी आपको अच्छी जानकारियाँ मिल जाएंगी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो निर्वाचन आयोग निर्वाचन के तारीखों की घोषणा नहीं करता। निर्वाचन की तिथियों की घोषणा करना यह सरकार का कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है। आरपीए एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, यह अधिकार सरकार को प्रदान करता है। इसलिए सरकार के द्वारा निर्वाचन की तारीखों का निर्णय किया जाता है। जिन तारीखों का निर्णय, यानी जिस तारीख से जिस तारीख के बीच में निर्वाचन के विषय में निर्णय सरकार के द्वारा कर लिया जाता है, उस सीमा के अधीन निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्यक्रमों की घोषणा करता है, इलेक्शन शेड्यूल डिक्लेयर करता है। तो निर्वाचन की तिथियां घोषित करना, तिथियों का निर्णय लेना सरकार का दायित्व है, निर्वाचन आयोग का नहीं। ये ध्यान रखिएगा, प्री के लिए अत्यंत इम्पॉर्टेंट तथ्य है। और दूसरी बात, निर्वाचन के कार्यक्रमों की घोषणा करना, इलेक्शन के शेड्यूल का डिक्लेरेशन करना, यह निर्वाचन आयोग का दायित्व है, इलेक्शन कमीशन का दायित्व है। तो इलेक्शन कमीशन निर्वाचन कार्यक्रमों की घोषणा करता है। जिस तारीख से इलेक्शन के शेड्यूल डिक्लेयर किए जाते हैं, जिस तारीख से निर्वाचन के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी जाती है, उस तारीख से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, इन्फोर्स हो जाता है।
और जब तक अंतिम परिणाम नहीं आ जाते तब तक यह लागू रहता है। तो अंतिम परिणाम आने की तिथि तक यह लागू रहता है। तो निर्वाचन की तिथियों की घोषणा से लेकर के और अंतिम परिणाम आने की तिथि तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवधि होती है। इस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग इसके माध्यम से प्रत्याशियों और पॉलिटिकल पार्टीज के प्रैक्टिसेस को, उसके कंडक्ट को रेगुलेट करता है, उसके आचरण और व्यवहार को विनियमित करता है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अर्थ हो गया। अब कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है, कैसे ये इवॉल्व हुआ है, कैसे इसका विकास हुआ है, हम लोग इसके एवोल्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं, इसके विकास क्रम के विषय में चर्चा करते हैं, कैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भारत में डेवलपमेंट किया गया, भारत में इसका एवोल्यूशन हुआ। सबसे पहली बार 1960 में केरल की विधानसभा का चुनाव होना था। तो केरल विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा मीटिंग कंडक्ट करने, कि वे अपनी मीटिंग कब कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, उनके द्वारा स्पीचेस देने पर, जो प्रत्याशी स्पीच देते हैं, प्रत्याशी अपना भाषण देते हैं या प्रत्याशी के प्रचार में लोग भाषण देते हैं, नारे लगाए जाते हैं, स्लोगन्स लगाए जाते हैं, इन सारी बातों को रेगुलेट करने के लिए, इन सारी बातों को विनियमित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने केरल विधानसभा के चुनावों के लिए पहली बार कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जारी किए, अनुदेशों की, इंस्ट्रक्शंस की कुछ रूपरेखा निर्मित की। ये पहला प्रयास था, ये पहला प्रयत्न था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की दिशा में। इसके बाद 1962 में 1962 में इलेक्शन कमीशन ने, भारत के इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, भारत के इलेक्शन कमीशन ने जितनी भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी और स्टेट गवर्नमेंट्स थी, उन सब को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बना करके भेजा। तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाया गया, अनुदेशों की एक रूपरेखा बनाई गई, जिसे अब हम आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि MCC का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, MCC का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और इस ड्राफ्ट को जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी देश में, रिकॉग्नाइज्ड, जितनी भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन सारी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास इलेक्शन कमीशन के द्वारा भेज दिया गया, जिससे कि ये अपना फीडबैक दे सकें, जिससे कि ये अपना फीडबैक दे सकें और सजेशन दे सकें, इनके सुझाव लिए जा सकें, इनका फीडबैक लिया जा सके, इनका सुझाव लिया जा सके, और इसी फीडबैक और सुझाव के आधार पर इसे संशोधित किया जा सके। 1962 में ये प्रयास इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया। पॉलिटिकल पार्टीज से सुझाव प्राप्त किए गए, उनका फीडबैक लिया गया, स्टेट गवर्नमेंट से सुझाव लिए गए, उनका फीडबैक लिया गया, और उन सारे सुझावों और फीडबैक के माध्यम से 1962 में MCC डिक्लेयर कर दिया गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श निर्वाचन संहिता निर्धारित कर दी गई, बना दी गई, इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्मित कर दी गई है 1962 में। और जब 1962 का लोकसभा इलेक्शन हुआ, तो इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इस लोकसभा इलेक्शन में लागू कर दिया गया। 1962 में लोकसभा का इलेक्शन होने से पहले इलेक्शन कमीशन ने ये कार्य पूरा कर लिया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर कर दिया गया, और 1962 के लोकसभा इलेक्शन को इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के आधार पर ही संपन्न कराया गया। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 1962 में डिक्लेयर किया गया, वही आगे कंटिन्यू रहा। 1962 में जो डिक्लेयर किया गया, यही कंटिन्यू रहा, यही आगे जारी रहा। यानी ये घोषणा की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा,
लेकिन किस आधार पर घोषणा की गई? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना ड्राफ्ट तैयार किया और पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट गवर्नमेंट के फीडबैक और उसके सजेशन के आधार पर इसे संशोधित करके इसे अंतिम स्वरूप प्रदान कर दिया और यही आज तक लागू है। हाँ, इसमें संशोधन भी होते रहे हैं, परिवर्तन भी होते रहे हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों की बात मैं कर लेता हूं। 1979 में इसमें चेंज लाया गया और 1979 में इसमें पार्टी इन पावर के लिए प्रावधान कर दिया गया। जो सत्तासीन पार्टी है, जो सत्ताधारी दल है, उस सत्ताधारी दल के लिए अलग से प्रावधान इसमें शामिल कर दिए गए। क्यों अलग से प्रावधान जोड़े गए? क्योंकि जो दल सत्ता में होता है, जिस दल की सरकार होती है, उस दल के पास अपने अधिकारों को दुरुपयोग करने के अवसर अधिक होते हैं। पब्लिक फंड को, लोक निधि को अपने दलीय प्रचार में मोबिलाइज करने की अपॉर्चुनिटी होती है और ऐसे शिकायतें मिलती भी रही हैं यदा कदा। सरकारी फंड से अपने पक्ष में प्रचार करने के अवसर भी होते हैं, जिसका चुनावों के दौरान लाभ उठाया जा सकता है। तो इस प्रकार की अनेक सुविधाएं पॉलिटिकल पार्टी ले सकती है जो पावर में है। चुनाव के दौरान ऐसा भी कर सकती हैं पॉलिटिकल पार्टी कि राज्यों में दौरे का कार्यक्रम बनावें और दौरा उनका इलेक्शन पर्पस से हो, लेकिन उन्होंने उसे सरकारी दौरे का रूप दे दिया। ऐसी भी मैल प्रैक्टिस की जा सकती है। हालांकि अभी ये सब प्रोहिबिटेड है, अब ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इसे कोड ऑफ कंडक्ट में ना शामिल किया जाता तो इस प्रकार की मैल प्रैक्टिसेस, इस प्रकार के कुव्यवहार या अपव्यवहार जन्म ले सकते थे। तो सत्तासीन दल के लिए जो सत्ताधारी दल है, वह सत्ताधारी दल पब्लिक फाइनेंस का दुरुपयोग न कर सके, अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके। इन सारी बातों को सुनिश्चित करने के लिए 1979 में एमसीसी का विस्तार, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का विस्तार पार्टी इन पावर के लिए भी, सत्ताधारी दल के लिए भी कर दिया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर किया था, जिसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस, जुलूस के लिए इंस्ट्रक्शंस, मीटिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस, इस तरीके से लिखे गए हैं हेडिंग, उस हेडिंग में सत्ताधारी दल की हेडिंग भी जोड़ दी गई कि सत्ताधारी दल के लिए इंस्ट्रक्शंस। फिर आगे चल करके 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होते हैं, यानी जो चुनावी घोषणा पत्र होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जारी किए जाते हैं, निर्वाचन संबंधी इन चुनावी घोषणा पत्रों को भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में लाया जाना चाहिए, क्योंकि चुनावी घोषणा पत्रों का दुरुपयोग निर्वाचन को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने का आशय ये है कि अपने चुनावी घोषणा पत्रों के माध्यम से राजनीतिक दल लोगों को प्रभावित करने के लिए, वोटर्स को प्रभावित करने के लिए अवास्तविक घोषणाएं कर सकते हैं, अनरियलिस्टिक डिक्लेरेशन कर सकते हैं, ऐसे चुनावी वादे कर सकते हैं जिन चुनावी वादों को व्यावहारिक धरातल पर पूरा करना संभव न हो। ऐसे चुनावी वादे किए जा सकते हैं, लोगों को गलत तरीके से उनके विचारों को प्रभावित किया जा सकता है। तो इन सारी बातों का दुरुपयोग, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाए, जिससे राजनीतिक दल लोगों के सामने अवांछित प्रभाव उत्पन्न न कर सकें, चुनावी घोषणा पत्रों का प्रलोभन देने के लिए उपयोग न कर सकें। वादे तो करें, प्रॉमिसेस तो करें, क्योंकि प्रॉमिसेस करना उनका पॉलिटिकल राइट है, लेकिन प्रलोभन देना उनका पॉलिटिकल राइट नहीं है। इलेक्शन के दौरान प्रलोभन देना रिश्वत देने जैसा माना जाता है, और रिश्वत देना आरपीए एक्ट 1951 के अंतर्गत अपराध है इलेक्शन के दौरान। तो ऐसी दशा में चुनावी घोषणा पत्र के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज का जो डिक्लेरेशन हो, वह डिक्लेरेशन प्रलोभन ना हो,
वह प्रॉमिस हो, वादा हो, और वादा रियलिस्टिक हो, अनरियलिस्टिक ना हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का पालन करते हुए 2014 में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मैनिफेस्टो को एमसीसी का पार्ट बना दिया गया, इसे एमसीसी में जोड़ दिया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर किया गया था, जो आदर्श निर्वाचन संहिता बनाई गई थी, उस आदर्श निर्वाचन संहिता में अब चुनावी घोषणा पत्रों का प्रावधान भी शामिल कर दिया गया, जिससे कि इसे अनरियलिस्टिक न बनाया जाए, इसे प्रलोभन का साधन न बनाया जाए। ये इवोल्यूशन है, ये विकास क्रम है हमारे देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, आदर्श निर्वाचन संहिता का, जिससे फ्री और फेयर इलेक्शन लोकसभा के और राज्य विधानसभाओं के कंडक्ट कराए जा सके। अब क्या प्रमुख प्रावधान है? लंबा चौड़ा डिक्लेरेशन है, तो हम सारे डिक्लेरेशन की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, हम अपने मुद्दे पर आएंगे सीधे, क्योंकि हमने बताया कि हमारे इस टॉपिक को अध्ययन करने का पर्पस क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, उसी की आंसर राइटिंग करना हमारा यहाँ पर पर्पस है। तो हम लोग उसी पर्पस पर अपने आप को फोकस्ड रखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श निर्वाचन संहिता का पूरा विस्तार नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को समझने के लिए इसे संक्षेप में अवश्य चर्चा कर लेते हैं कि प्रमुख प्रावधान क्या है। तो हम कह सकते हैं कि हम इसके की प्रोविजंस पढ़ लेते हैं। जो प्रमुख प्रावधान हैं, इसके हम कुछ प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कर लेते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किन प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करता है। तो प्रमुख प्रावधान क्या हैं? उनमें सबसे पहले जनरल कंडक्ट की बात की गई है कि एक सामान्य आचरण कैसा होगा, उस सामान्य आचरण की बात की गई है। उस सामान्य आचरण में पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और कैंडिडेट्स के लिए गाइडलाइंस इशू की गई हैं। जैसे अगर पॉलिटिकल पार्टीज के प्रत्याशी या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए प्रचार करने वाले लोग दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की आलोचना करते हैं, तो क्रिटिसाइज करने के लिए, आलोचना करने के लिए गाइडलाइंस तय कर दी गई कि यह आलोचना पॉलिसीज पर बेस्ड होगी, नीतियों पर बेस्ड होगी, प्रोग्राम्स पर बेस्ड होगी, कार्यक्रमों पर आधारित होगी। जो कार्य किए गए हैं या नहीं किए गए, करना चाहिए था नहीं किए गए, जो पुराने रिकॉर्ड रहे हैं, उनके अभिलेख रहे हैं, दस्तावेज रहे हैं, जो उनके कार्यों का रिकॉर्ड रहा है, उन सारी बातों के आधार पर ही, या सरकारों ने नहीं किया, करना चाहिए था, उन सारी बातों के आधारों पर ही राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की आलोचना की जाएगी। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की आलोचना व्यक्तिगत आक्षेप के आधार पर नहीं की जाएगी। तो आलोचना इसी दायरे में सीमित होनी चाहिए। हालांकि आपको मेरी बात सुनकर लग रहा होगा कि बड़े आदर्शवाद की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा व्यवहार में दिखता तो नहीं है, दिखता तो बहुत अजीबोगरीब इलेक्शन है। एक दूसरे को गालियां देते हुए भी नज़र आते हैं, एक दूसरे पर भद्दे कमेंट करते हुए भी नज़र आते हैं, बहुत सारी बातें हैं, व्यवहार में बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस हमें दिखलाई पड़ती हैं। लेकिन ये सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, ये आदर्श निर्वाचन संहिता का उल्लंघन है, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन उन्हें चेतावनी भी देता है और कार्यवाही भी कर सकता है। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि उसके हाथ तंग क्यों हैं, क्यों वह कठोर कार्यवाही नहीं कर पाता। तो करना चाहिए, कठोर कार्यवाही भी उसे करना चाहिए, जिससे वह राजनीतिक दलों के लिए, प्रत्याशियों के लिए सीख बने कि क्रिटिसिज्म की जो सीमा, आलोचना करने की जो सीमा, जो दायरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा गया है, उसका स्ट्रिक्ट एडहेरेंस हो सके, उसका कठोर पालन सुनिश्चित किया जा सके। फिलहाल व्यवहार में ऐसे कठोर कार्यवाही के लक्षण दिखलाई नहीं पड़ते। तो
आलोचना में उसको हम लोग वहाँ पर कवर करेंगे। अभी हम लोग प्रावधानों की चर्चा कर रहे हैं। तो आलोचनाएं नीतियों, कार्यक्रमों और किए गए कार्यों, उसके रिकॉर्ड के आधार पर ही होनी चाहिए, अन्य आलोचना नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ों पर भी निर्बंधन लगाया गया है, जैसे वोट जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, इन संकीर्ण आधारों पर वोट नहीं मांगे जाने चाहिए। वोटर्स को प्रलोभन नहीं देना चाहिए। आप फिर कहेंगे सर ये तो व्यवहार में तो होता है। तो व्यवहार में बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, वो अभी हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। मैं तो कंडक्ट की बात कर रहा हूँ कि जो प्रावधान घोषित किए गए हैं, तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण आधारों पर वोट नहीं मांगे जा सकते। जो अनरियलिस्टिक या अनस्पेसिफाइड रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर कैंडिडेट की आलोचना नहीं की जा सकती। अगर आप किसी कैंडिडेट की आलोचना कर रहे हैं इलेक्शन के दौरान, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है इलेक्शन के दौरान, तो जो स्पेसिफाइड रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, उसी रिपोर्ट के आधार पर ही आपको आलोचना करनी है, या कोई भी प्रचार करने वाला व्यक्ति या दूसरा प्रत्याशी आलोचना कर सकता है। अनस्पेसिफाइड रिपोर्ट के आधार पर आलोचना करने पर या गलत आलोचना करने पर यह अपराध की श्रेणी में भी आता है। जैसे ये मानहानि का दर्जा रखता है, इसके लिए मानहानि का अपराध दर्ज कराया जा सकता है। मानहानि आईपीसी इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 499 और 500 के अंतर्गत एक क्रिमिनल ऑफेंस है, एक दांडिक अपराध है। तो 2 वर्ष तक की सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। तो सिविल ये टॉर्ट भी है और अपराध भी है, दोनों है। तो अगर आपने गलत तथ्यों पर आलोचना की है तो दूसरा प्रत्याशी, अगर किसी ने गलत तथ्यों पर आलोचना की तो दूसरा प्रत्याशी आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा लिखा सकता है, यदि वह चाहे तो। हालांकि राजनीति में ऐसा नहीं होता। मैंने देखा है चोर चोर मौसेरे भाई सभी एक दूसरे को जमकर गालियां देते हैं और कोई किसी दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराता। तो कहावत बड़ी ख़राब है, चोर चोर मौसेरे भाई, लेकिन चोर का अर्थ यहाँ शाब्दिक नहीं है, चोर नहीं है। चोर का अर्थ यहाँ भावनात्मक है, भावात्मक है, भावना प्रधान है कि सब एक ही समुदाय के लोग हैं और एक ही समुदाय के लोग होने के नाते आपस में भाईचारा है, अच्छा करने पर भी और गलत करने पर भी। तो गलतियां करने पर भी भाईचारा निभाते हैं, जल्दी शिकायतें दर्ज नहीं होती, और अगर होती हैं तो फिर उनका कोई अच्छा रिजल्ट बाहर नहीं आता। मानहानि के मुकदमे दर्ज होते रहे हैं, हम लोगों ने देखे हैं, बहुत सारे मुकदमे मानहानि के दर्ज होते हैं, और कुछ दिनों तक मुकदमे न्यायालय में चलने के बाद जब तक उनका पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता रहता है तब तक वो मुकदमे न्यायालय में चलते रहते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि अब पॉलिटिकल बेनिफिट मिलना बंद हो रहा है और न्यायालय कड़ा एक्शन ले सकता है, कार्यवाही कर सकता है, तो फिर तुरंत सॉरी बोल करके और आपस में सब मेलजोल कर लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा चोर चोर मौसेरे भाई, क्योंकि वास्तव में मानहानि की है तो सही अर्थों में दंड जरूर मिलना चाहिए दूसरे को, लेकिन ऐसा व्यवहार में नहीं होता। ये भारतीय राजनीति का बेहद गंदा पक्ष है ये, और राजनीतिक सुधार की कठोर अपेक्षा है जो भारत में अभी फिलहाल नेपथ्य में है। जनरल इंस्ट्रक्शन में ही, जनरल कंडक्ट में ही अगली बात वोटर्स के लिए कही गई है कि वोटर्स को प्रलोभन देना, रिश्वत देना या वोटर्स को धमकाना ये प्रतिबंधित है। प्रचार के दौरान ना तो वोटर को रिश्वत देने के लिए प्रलोभन किया जा सकता है, ना ही उसे धमकाने का प्रावधान किया जा सकता है, ये प्रोहिबिटेड है। किसी भी व्यक्ति के घर के बाहर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा या किसी भी कैंडिडेट के द्वारा प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, ये भी बैंड है। तो व्यक्ति के बाहर, किसी भी व्यक्ति के घर के बाहर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। साथ ही साथ जिस दिन प्रदर्शन करने में धरना भी शामिल है, धरना भी नहीं दे सकते ना। बहुत सारे राजनेता होते हैं जो धरना देने में माहिर होते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, तो न प्रदर्शन कर सकते हैं न धरना दे सकते हैं। जिस दिन मतदान है, मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे के भीतर जहां पोलिंग बूथ बनाया गया है, उस पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे के भीतर किसी भी तरीके का पॉलिटिकल गेन लेने के लिए प्रचार करना प्रतिबंधित है।
तो पोलिंग डे के दौरान जिस दिन मतदान होना है, पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार नहीं हो सकता। पोलिंग डे के दौरान पोलिंग बूथ तक मतदाताओं को लाने या पोलिंग बूथ से मतदाताओं को वापस ले जाने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी कैंडिडेट कदम नहीं उठा सकता, सहायता नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता। लोगों को स्वयं ही जाना होगा वोट देने के लिए, स्वयं व्यवस्था करनी होगी वोट देने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट ऐसा नहीं कर सकते। मतदान समाप्त होने के पहले के 48 घंटों में, मतदान समाप्त होने के पहले के 48 आवर्स में, 48 घंटों में कोई भी सार्वजनिक सभा करने पर रोक लगा दी जाती है, पब्लिक मीटिंग पर रोक लगा दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति प्रचार करना चाहे तो वो 1-to-1 कांटेक्ट कर सकता है, घर घर जा कर के मिल सकता है, लेकिन वह सार्वजनिक सभाएं आयोजित नहीं कर सकता। ये कुछ जनरल कंडक्ट बताए गए हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट में लागू होते हैं। आप इन्हें जानते भी हैं, इनका प्रयोग भी काफ़ी बड़े पैमाने पर होता रहा है। दूसरी बात, मीटिंग्स के लिए प्रावधान किए गए हैं कि जब भी कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के दौरान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या कैंडिडेट को कोई मीटिंग करनी है तो उस मीटिंग से पहले लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन अवश्य देनी होगी। लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी होगी जिससे कि सुरक्षा आदि की व्यवस्था की जा सके, क्योंकि मीटिंग होगी, सार्वजनिक सभा होगी तो बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठे होंगे। भारी मात्रा में लोगों के एकत्र होने पर कानून व्यवस्था के लिए संकट उत्पन्न होने का खतरा हो सकता है, शांति भंग होने का खतरा हो सकता है। इसलिए ऐसे परिवेश में, ऐसे दशा में जब भी किसी मीटिंग को कंडक्ट किया जाना है तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है जिससे कि पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके। तो मीटिंग्स के विषय में भी प्रावधान किए गए हैं। मीटिंग्स के साथ प्रोसेशंस के विषय में, जुलूस के विषय में प्रावधान किए गए हैं। क्या प्रावधान किए गए हैं? जब भी कोई जुलूस निकालना होगा तो जुलूस की जानकारी भी पुलिस को देनी होगी, जिससे कि अगर एक ही रूट पर अलग अलग दलों के जुलूस निकल रहे हों तो उनमें संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है, झगड़े की संभावना भी बढ़ सकती है, प्रतिद्वंदिता कभी भी संघर्ष में बदल सकती है। तो जुलूस निकलने के दौरान बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सके, समन्वय स्थापित किया जा सके, किसी भी संभावित संघर्ष को, किसी भी संभावित टकराव को, मतभेद को टाला जा सके, इस उद्देश्य के लिए जुलूस पर भी प्रतिबंध, जुलूस के लिए भी मार्गदर्शक सिद्धांतों की घोषणा की गई है। साथ ही साथ जब जुलूस निकाले जाते हैं तो जुलूस निकालने के दौरान ना तो पुतले ले जाए जा सकते हैं और ना ही पुतले जलाए जा सकते हैं। एफिजीज का प्रचलन है, पुतले जलाने का प्रचलन है, लोग गुस्से में पुतला जलाते हैं, पुतला ले जाते हैं, लेकिन निर्वाचन के दौरान ना तो पुतले जुलूस में शामिल हो सकते हैं, ना ही पुतले जलाए जा सकते हैं। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होगा। जो पोलिंग डे है उस पोलिंग डे के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, निर्वाचन के दिन के लिए भी प्रावधान किए गए हैं कि पोलिंग डे के दिन शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके। इसके लिए निर्वाचन आयोग पूरी व्यवस्था करता है। वह सुरक्षा बलों की मदद लेता है, पुलिस की पर्याप्त तैनाती करता है, पर्याप्त व्यवस्थाएं करता है। फिर भी यदा कदा झड़प हो जाती है, जैसे पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में, अभी 2021 के इलेक्शन में कुछ एक बूथों पर झड़प की घटनाएं आई, हिंसा की घटनाएं सामने आई। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन पर्याप्त व्यवस्था करता है जिससे कि शांति व्यवस्था बनी रह सके और पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को बिना भय के स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से मतदान करने की सुविधा प्राप्त हो सके। इसके लिए यह भी प्रावधान किया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और कैंडिडेट्स के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि जिस दिन इलेक्शन होना है उस दिन पोलिंग बूथ पर
पॉलिटिकल पार्टीज के या कैंडिडेट के केवल अथराइज्ड वर्कर ही वहाँ पर रहेंगे। उनको बैच दिया जाएगा, उनको उनकी अलग आईडी बनाई जाएगी और इलेक्शन ऑफिस की तरफ से उन्हें आईडी मिलेगी। वे पार्टी की ओर से या कैंडिडेट की ओर से अथराइज्ड एजेंट होंगे, अथराइज्ड वर्कर होंगे और उन्हीं को ही केवल पोलिंग बूथ के आसपास रहने की इजाज़त दी जाएगी, अन्य को पोलिंग बूथ के आसपास रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पोलिंग बूथ के लिए भी डायरेक्शंस जारी किए जाते हैं कि पोलिंग बूथ के भीतर वोट डालने के लिए केवल वोटर्स ही एंटर कर सकते हैं, बाकी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। केवल मतदाता और वैसे मतदाता जिनके पास वैध आईडी है, लीगल आईडी है, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है और वहाँ की मतदान पर्ची है, केवल ऐसे ही मतदाता को वहाँ पर पोलिंग बूथ में एंट्री करने दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। ऑब्जर्वर्स के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करता है, तरह तरह के ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करता है इलेक्शन के दौरान। एक्सपेंडिचर के लिए अलग होते हैं, नॉर्मल कोर्स में चीज़ों की निगरानी करने के लिए अलग होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने के लिए अलग होते हैं। तो बहुत सारे ऑब्जर्वर अपॉइंट किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन की ओर से, जिससे चुनावों की व्यवस्था की निगरानी रखी जा सके। ऑब्जर्वर्स के पास किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी कैंडिडेट के द्वारा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा या किसी भी सामान्य नागरिक के द्वारा कंप्लेन दर्ज कराई जा सकती है। ऑब्जर्वर इसीलिए अपॉइंट किए जाते हैं जिससे यह ऑब्जर्व किया जा सके कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो सके। अगर कहीं भी फ्री और फेयर इलेक्शन होने में बाधा है तो ऑब्जर्वर के पास कंप्लेन दर्ज कराई जा सकती है। कोई भी कंप्लेन दर्ज करा सकता है, केवल पार्टी और कैंडिडेट ही नहीं, एक सामान्य नागरिक भी ऑब्जर्वर के पास कंप्लेन दर्ज करा सकता है। हालांकि अब कंप्लेन दर्ज कराने के लिए सी विजिल ऐप का भी सहारा लिया जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सी विजिल ऐप पर भी कंप्लेन दर्ज कराई जा सकती है, ये आपको जानना चाहिए। एक सामान्य नागरिक होने के नाते सी विजिल के बारे में आपको अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं कुछ गलत होता हुआ देख रहे हैं तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत आप अपने नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस इन सब के साथ भी दर्ज कर सकते हैं और अपनी आइडेंटिटी को गोपनीय बनाए रखते हुए, अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर, यानी बेनामी तौर पर, इसको कह सकते हैं बेनामी तौर पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि आपके इलाके में जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं सब माफिया हैं, ऐसा भी होता है ना। वर्तमान लोकसभा में 43% आपराधिक छवि के लोग हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र से सारे दलों ने अपराधी खड़े कर दिए हैं और आपने कोई मिसकंडक्ट देख लिया, मैल प्रैक्टिस देख ली और आपने उसकी शिकायत कर दी और आपको लगा कि हम आपके जीवन को संकट उत्पन्न हो सकता है, तो आप चाहेंगे कि शिकायत करते समय आपका नाम गुमनाम रहे, तो इस बात की भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है सी विजिल के माध्यम से। उसकी चर्चा हम लोग आगे वहाँ पर करेंगे जब सी विजिल की चर्चा करेंगे। तो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट होते हैं और ऑब्जर्वर्स के लिए भी डायरेक्शंस जारी किए गए हैं। पार्टी इन पावर के लिए भी हमने बताया कि पार्टी इन पावर के लिए भी 1979 में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में प्रावधान शामिल कर लिए गए। तो पार्टी इन पावर के लिए यह प्रावधान कर दिया गया कि अगर कोई मंत्री इलेक्शन विजिट पर जाता है तो यह उसकी ऑफिशियल विजिट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मंत्री राजनीतिक दल का कार्यकर्ता भी है। राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते अपने राजनीतिक दल का प्रचार करना भी उसका दायित्व है, दलीय दायित्व है। ऐसी दशा में अगर वह इलेक्शन के पर्पस से विजिट कर रहा है, कहीं भी टूर कर रहा है, तो यह उसका ऑफिशियल विजिट कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी मंत्री की ऑफिशियल विजिट और इलेक्शन विजिट अलग अलग होगी, एक साथ नहीं हो सकती। दूसरी बात, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है, जो भी सत्तासीन दल है, सत्ताधारी दल है, वह सत्ताधारी दल अपने दल के प्रचार के लिए पब्लिक फंड का उपयोग नहीं कर सकता, लोक निधि का उपयोग नहीं कर सकता।
हमने देखा है कि टीवी चैनल्स पर, तमाम समाचार पत्रों में राजनीतिक दलों के प्रचार आते रहते हैं। मुख्यमंत्री अपना प्रचार करते रहते हैं, अन्य मंत्री अपना प्रचार करते रहते हैं। इस प्रचार करने में भी बड़े चेंजेस आए हैं। अब वो पढ़ना हमारा पर्पज़ नहीं है, एक अलग डिस्कशन है। पॉलिटिकल बिहेवियर पढ़ते समय या पॉलिटिक्स में गिरावट पढ़ते समय उस बात की चर्चा, या पब्लिक फंड के दुरुपयोग को पढ़ते समय हम लोग इस बात की चर्चा कर सकते हैं कभी, तो आगे कभी प्रसंग आएगा तो करेंगे। एक समय था हमारे देश में जब समाचार पत्रों में ऐड छपता था तो आधे पेज से ज़्यादा, मान लीजिए एक पेज का ऐड हुआ तो आधे पेज से ज़्यादा में नेताओं की केवल फ़ोटो रहती थी, और जिस पर्पज़ से ऐड किया जाता था वो नीचे छोटे छोटे 4-5-6 लाइनों में लिख दिया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका गई और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सरकारी धन है, सरकारी पैसा है, इसलिए अपनी फ़ोटो छपवाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए जब भी प्रचार होगा तो सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों के बारे में लिखावट ज़्यादा होगी और नेताओं की फ़ोटो नहीं होगी। अगर फ़ोटो लगनी है तो केवल और केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल की फ़ोटो लग सकती है, बस। इससे ज़्यादा किसी की फ़ोटो नहीं लगेगी। बेचारे राज्य के मुख्यमंत्री बड़े दुख में चले गए कि हम अपना प्रचार कैसे करेंगे। तो फिर उन्होंने उच्चतम न्यायालय से निवेदन किया, जनाब कुछ विचार कर लो, हमारी भी रोजी रोटी चलती है इससे। हालांकि हम रोजी रोटी नहीं चलाते, हम तो लूटते हैं जनता को। मैंने यह शब्द इसलिए प्रयोग किया क्योंकि एडीआर कहता है कि राजनेताओं की संपत्तियों में प्रतिवर्ष औसतन 550% की दर से इजाफा होता है। तो 550% की दर से अगर आप हर साल मुनाफा कमा रहे हैं तो इसका मतलब है आपने लूट मचा रखी है इस देश में। तो राजनेताओं ने लूट मचा रखी है, ये वास्तविकता है। फिलहाल हम लोग अपने तथ्य पर आते हैं। तो ऐसी दशा में हम यह अनुभव किया गया है कि पब्लिक फंड का दुरुपयोग राजनीतिक दल के द्वारा अपने प्रचार के लिए किया जा सकता है। जैसे कोविड के पीरियड में मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा, प्रसंग में है, सारे राजनीतिक दलों के द्वारा, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जितने भी प्रचार किए जा रहे हैं सबको बंद कर देना चाहिए। जितना पैसा बचेगा वो पैसा आप ऑक्सीजन सप्लाई करने में, दवाइयों को सप्लाई करने में आप लगाइए। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी राज्य की सरकारों ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। सभी राज्य की सरकारों ने मीडिया को जितना प्रचार करने के लिए दिया, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं, जिससे मीडिया उनके बारे में सवाल कम पूछे। क्योंकि पेड मीडिया है, मीडिया भी निष्पक्ष नहीं है हमारे देश में, वो भी करप्शन का शिकार है, वो भी लालच का शिकार है। तो अगर आपको मीडिया का मुंह बंद करना है तो उसके मुंह पे पैसे फेंकिए। बड़ा गंदा शब्द है, बड़ी गंदी अभिव्यक्ति है, लेकिन दुर्भाग्यवश सत्य है। तो अगर आपको लगता है कि मीडिया आपके बारे में ज़्यादा नकारात्मक न दिखाए तो आप भारी भरकम प्रचार मीडिया को दे दीजिए। मीडिया को आपसे इनकम होने लगेगी और मीडिया आपके बारे में निगेटिविटी या आपकी कमियों को दिखाना बंद कर देगा, या नाम मात्र की कमियां दिखाएगा, ज़्यादा बड़ी कमियां नहीं दिखाएगा। तो इस तरीके से मीडिया मैनेज हो जाता है। मैनेज कैसे हो रहा है? सरकारी फंड से होता है, ये हो भी रहा है, होता भी। तो ऐसी दशा में पब्लिक फंड का दुरुपयोग न हो निर्वाचन के दौरान, मैंने तो बड़े सारे अप्रोच बताए, और भी बहुत सारे तरीके हैं दुरुपयोग के, फिलहाल वो अलग विषय है, तो वो जानने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो पब्लिक फंड का दुरुपयोग न हो, इसके लिए गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। पॉलिसी डिसीजंस न लिए जा सकें, कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेना चाहिए। जैसे सड़क बनाने का निर्णय नीतिगत निर्णय हो जाएगा, तो सड़क बनाने का निर्णय, कोई फाइनेंशियल ग्रांट देने का निर्णय, ये सब पॉलिसी डिसीजंस होंगे। तो जैसे ही आपने सुना होगा कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते ही पॉलिसी डिसीजंस नहीं लिए जा सकते, नीतिगत निर्णय नहीं लिए जा सकते। तो नीतिगत निर्णय लेने का मतलब है कोई भी नए कार्यक्रम या नीतियों की घोषणा करना, जैसे मैंने बताया कोई नए सड़क निर्माण की घोषणा कर देना, या किसी फाइनेंशियल ग्रांट को अप्रूव कर देना, दे देना। तो इस प्रकार के निर्णय नहीं लिए जा सकते जब भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेंगे। इसके अलावा जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे रेस्ट हाउसेस वगैरह हैं,
तो सरकार में है इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ज़िले में जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर आप कब्जा कर लें और दूसरे राजनीतिक दलों को उनका उपयोग न करने दें। ऐसा नहीं हो सकता। जितने भी रेस्ट हाउसेज हैं या अन्य पब्लिक प्लेसेस हैं उनका उपयोग अन्य राजनीतिक दलों को भी करने का अवसर देना होगा। अकेले सत्तासीन दल ऐसा नहीं कर सकता। तो इस तरीके की गाइडलाइंस, इस प्रकार की अनेक गाइडलाइंस हैं। मैंने तो बस महत्वपूर्ण प्रावधान बता दिए जिससे एक समझ हो आपके पास कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है। तो इस तरीके की गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। और अंतिम बात इलेक्शन मैनिफेस्टो के बारे में, निर्वाचन के घोषणा पत्र के बारे में। चूँकि हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2014 में इलेक्शन मैनिफेस्टो को भी निर्वाचन आयोग ने अपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इंक्लूड कर लिया है। तो अब इलेक्शन मैनिफेस्टो के लिए भी निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइंस जारी की हैं, जैसे वोटर्स पर अवांछित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस उत्पन्न करने वाले प्रावधान इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल नहीं किए जा सकते जो वोटर्स पर अवांछित प्रभाव डालते हों, यानी उन्हें रिश्वत देने जैसा हो, उन्हें प्रलोभन देने जैसा हो, इसको हम कहेंगे अवांछित प्रभाव। अवांछित प्रभाव, तो अवांछित प्रभाव वाले बातें मैनिफेस्टो में शामिल नहीं की जा सकती। दूसरी बात, जो प्रॉमिसेस इलेक्शन मैनिफेस्टो में दिए जाएंगे, लिखे जाएंगे, प्रॉमिसेस दिए जा सकते हैं, प्रॉमिसेस लिखी जा सकती हैं, लेकिन जो प्रॉमिस की जाएगी इलेक्शन मैनिफेस्टो में, उस प्रॉमिस के विषय में भी यह उल्लेख किया जाएगा कि वह वादा कैसे पूरा किया जाएगा। उसके साधन के विषय में भी बहुत संक्षेप में बताना होगा, बहुत संक्षेप में बताना होगा, तो जिससे कि अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस ना किए जा सकें, ऐसे वादे ना किए जा सकें जिन्हें पूरा ना किया जा सके। इसको रोकने के लिए केवल ऐसे वादे किए जा सकें जो पूरे किए जा सकें। इलेक्शन मैनिफेस्टो में साधन भी बताना होगा कि आप इस वादे को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो ये की प्रोविजंस हैं, ये महत्वपूर्ण प्रावधान हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और भी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमने उनके सारे प्रावधानों को नहीं यहाँ पर आपको बताया। हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों की ही यहाँ पर चर्चा की, जिससे कि आपके पास एक बेसिक समझ हो कि वास्तव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे डिज़ाइन किया गया है और किन महत्वपूर्ण प्रावधानों को वह अपने में समाहित करता है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के विषय में प्रावधान है। अब क्या समस्याएं हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, हम लोग उन समस्याओं पर आते हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, क्योंकि बहुत ही एनालिटिकल तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं, बहुत एनालिटिकल होते हैं, तो ऐसी दशा में हमें उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग समस्याओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो क्या समस्याएं हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के संबंध में? पहली बात कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लीगली बाइंडिंग नहीं होता, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, यानी कानूनी बाध्यता नहीं रखता। कैसे डिक्लेयर किया गया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। यह इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किए गए इंस्ट्रक्शंस हैं या डायरेक्शंस हैं या गाइडलाइंस हैं। इसे किसी कानून में शामिल नहीं किया गया या यह किसी कानून के अंतर्गत डिक्लेयर नहीं किया जाता, तो इसके पीछे कानून का बल नहीं है, कानूनी बाध्यता नहीं है। केवल और केवल पॉलिटिकल कंसेंट पर आधारित है, राजनीतिक सर्वसम्मति पर आधारित है। स्वाभाविक सी बात है कि जब इसके पीछे विधिक बाध्यता नहीं है, कानूनी बाध्यता नहीं है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के विस्तार को लेकर और इसकी प्रकृति को लेकर के संदेह उत्पन्न होता रहता है। संदेह उत्पन्न होता रहता है कि इसका विस्तार कहाँ तक है, इसका नेचर कैसा है, क्योंकि कानूनी रूप से तो बाध्यकारी है नहीं।
अब कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और किसी ने कर दिया उल्लंघन, तब क्या होगा? हालांकि उस पर अभी आ रहे हैं, हम लोग चर्चा करने आ रहे हैं। तो कानूनी रूप से इसे बाध्यकारी नहीं बनाया गया। इसका अर्थ ये होता है कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कानूनन कोई दंड नहीं दे सकता, कानूनन कोई दंड नहीं दे सकता, क्योंकि ना तो इसके पीछे किसी कानून का बल है, सपोर्ट है, ना ही जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर किया इलेक्शन कमीशन ने, तो इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेरेशन के दौरान न ही उसमें कोई ऐसे प्रावधान शामिल किए हैं जो यह बताते हों कि अगर कोई पार्टी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का या कोई भी कैंडिडेट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी, इसकी कोई रूपरेखा वर्णित नहीं है, इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। आप यह कह सकते हैं कि यह इलेक्शन कमीशन का विवेक बन जाता है। हालांकि कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जो अन्य कानूनों के अंतर्गत दबाव बना सकते हैं। जैसे अगर आप धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं तो धर्म के आधार पर भेदभाव फैलाने के आरोप में आप पर इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि अगर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो गया तो क्या होगा? अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट हो गया। अब न्यायालय में एक और 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं, एक मुकदमा और पेंडिंग हो गया। आएगा 20 साल बाद फैसला, आएगा 10 साल बाद फैसला। इससे पहले कहां हमारे देश में न्याय मिल पाता है। तो न्याय पाने के लिए अन्याय के चरणों से और शोषण के चरणों से होकर गुजरना पड़ता है इस देश में, तब जाकर न्याय मिलता है। बड़ा कटु वचन है ये, बड़ी कटु आलोचना है, लेकिन सत्य है। जिन्हें भी न्यायिक कार्यों का अनुभव है, मेरा लंबा अनुभव है, इसलिए मैं इस आधार पर कह सकता हूँ, प्रमाणों के आधार पर कह सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारे साक्ष्य हैं, मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं अपनी इस तथ्य के पीछे। तो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता तो दंड कैसे दिया जाए, यह एक कन्फ्यूजन का विषय रहता है कि इलेक्शन कमीशन दंड कैसे दे। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ज़्यादातर चेतावनी देकर छोड़ देता है, भाई गड़बड़ कर रहे हो, खबरदार, करना नहीं। या फिर आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि चलो ठीक है 24 घंटे के लिए बैन, 24 घंटे के लिए तुम प्रचार नहीं करोगे, 24 घंटे घर में बैठो, बहुत थक गए हो प्रचार करके, इसी बहाने 24 घंटे आराम कर लो। और 24 घंटे आराम कर लो, अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर लो, री एनर्जाइज होकर के 24 घंटे के बाद फिर से तांडव मचाना, यही करोगे तुम चुनाव में। तो घटिया तरीके का स्टेप है, घटिया तरीके का डिसीजन है निर्वाचन आयोग के द्वारा, घटिया तरीके का पनिशमेंट है निर्वाचन आयोग के द्वारा कि 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा देता है। वो चुनाव प्रचार करने के लिए रोक लगाना, ये उसे री एनर्जाइज करने का मौका देना है। कम से कम इसी बहाने वो आराम कर लेता है और फिर 24 घंटे बाद वो और बड़ा तांडव मचाने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। तो इलेक्शन कमीशन कोई दंड नहीं देता। हालांकि इस बारे में एक प्रावधान ये है कि एक ऑर्डर पारित किया गया है जिसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इलेक्शन सिंबल्स 1968 का ऑर्डर है, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। ये इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 है। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं करती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं करती है, तो ऐसी पार्टी की रिकॉग्निशन, ऐसी पार्टी की मान्यता रद्द की जा सकती है या निलंबित की जा सकती है। तो अगर आदर्श निर्वाचन संहिता
का पालन नहीं होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं होगा, तो किसी भी राजनीतिक दल की मान्यता या तो सस्पेंड हो सकती है या फिर विड्रा की जा सकती है, निलंबित हो सकती है या रद्द की जा सकती है। ये ऑर्डर कहता है, ये आदेश कहता है, लेकिन एमसीसी नहीं कहता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं कहता, ये 1968 का ये ऑर्डर कहता है। लेकिन अब इस ऑर्डर के तहत अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पनिशमेंट नहीं दिया गया, जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के गंभीर मामले सामने आते रहे, लेकिन किसी को पनिशमेंट नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस ऑर्डर की लीगैलिटी को लेकर के खुद संदेहों में है। इलेक्शन कमीशन इस ऑर्डर की कानूनी स्थिति को लेकर के, लीगैलिटी को लेकर खुद संदेहों के दायरे में है। क्यों? क्योंकि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लीगल स्टेटस नहीं दिया गया है, तो बिना लीगल स्टेटस दिए हुए प्यूनिटिव एक्शन कैसे लिया जा सकता है, दंडात्मक कार्यवाही कैसे की जा सकती है? हाँ, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। अनुशासन बनाए रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि भाई चलो 24 घंटे तुम प्रचार मत करो, तो अनुशासन के लिए जो दंड है वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन कानूनन दंडात्मक कार्यवाही नहीं हो सकती। तो इस बारे में एक बड़ा प्रावधान, एक बड़ी चिंता यह भी है, एक बड़ी समस्या यह भी है कि कानूनी रूप से तो बाध्यकारी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 कहता है कि भाई कानूनी रूप से बाध्यकारी कि अगर कोई भी एमसीसी का वायलेशन करता है, कोई भी एमसीसी का उल्लंघन करता है, तो एमसीसी का उल्लंघन करने पर जो पार्टी की मान्यता है वह मान्यता या तो निलंबित की जा सकती है या तो रद्द की जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। लेकिन इस मान्यता के निलंबन और रद्द करने के पीछे भी कोई विधिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। निर्वाचन आयोग ही इस बात को लेकर के संदेह के दायरे में हमेशा रहता है कि वह अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है, लीगली वह वैलिड होगा या नहीं होगा। निर्वाचन आयोग स्वयं संदेह में हमेशा घिरा रहता है, उसके पास भी इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पीछे बाध्यकारिता नहीं है, कानूनी बाध्यकारिता नहीं है। यह एक बड़ा दोष है, यह एक बड़ी चिंता है, बड़ी समस्या है, और यही कारण है कि इसके उल्लंघन के अवसर उत्पन्न होते रहते हैं। तो दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि उल्लंघन के अवसर उत्पन्न होते रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के अनेक अवसर उत्पन्न होते रहे हैं समय समय पर, और इस उल्लंघन की शिकायत करना और इस उल्लंघन की शिकायत को ट्रैक करना दोनों बेहद कठिन रहा है। शिकायत की ट्रैक करने का आशय है कि सत्यता की जांच की जाए कि वास्तव में शिकायत ठीक है या नहीं। ये बेहद कठिन है। व्यावहारिक अनुभव यह दर्शाते हैं, आयोग ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है। आयोग का स्वयं कहना है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्वयं कहना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की झूठी और गलत शिकायतें प्राप्त होती हैं, गलत सूचनाएं और शिकायतें प्राप्त होती हैं। झूठी शिकायतें आती हैं, गलत शिकायतें आती हैं। इससे जो फील्ड के अधिकारी हैं, उन फील्ड अधिकारियों का समय अनावश्यक व्यर्थ होता है, बर्बाद होता है। जबकि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे हम सही शिकायत को ट्रैक कर सकें। सही शिकायत को ट्रैक करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कदम उठाया है, सी विजिल ऐप जारी किया, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज भी नागरिक, प्रत्याशी, पॉलिटिकल पार्टी के लोग सी विजिल पर शिकायत दर्ज करने के बजाय जो ऑब्जर्वर के नंबर हैं या इलेक्शन कमीशन ने अपना नंबर जारी कर रखा है शिकायत करने के लिए, उस नंबर पर ही शिकायतें दर्ज होती हैं।
सी विजिल पर शिकायतें दर्ज नहीं होती, क्योंकि सी विजिल पर शिकायतें दर्ज करने की एक निश्चित व्यवस्था है और वहाँ पर वेरिफिकेशन बहुत आसान है। ये तुरंत वेरीफाई हो जाएगा, विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स ये डिसाइड हो जाएगा कि शिकायत फर्जी है या शिकायत सही है। इसलिए सी विजिल पर शिकायतें नाम मात्र की आती हैं, नहीं आती हैं। किसी किसी राज्य में सी विजिल पर कोई शिकायत ही नहीं आती है, क्योंकि लोग झूठी शिकायत या गलत शिकायतें दर्ज कराने में इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं, वे सही शिकायतें दर्ज नहीं कराते। पर्याप्त जन भागीदारी का अभाव है, जन भागीदारी का अभाव है, लोगों के बीच जागरूकता का अभाव है और जागरूकता के अभाव के कारण जन भागीदारी का अभाव है और इसके कारण शिकायत निवारण की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती। उसका दुष्परिणाम ये है कि व्यवहार में हमें अनुभव होता है कि प्रत्येक निर्वाचनों में एमसीसी के उल्लंघन के अनेकानेक अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन चूँकि कोई शिकायत नहीं आती, इसलिए ऐसे मामलों पर इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेकर कार्यवाही नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप उल्लंघन के अवसर उत्पन्न होते रहते हैं। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि समाधान में हम लोग इस बात की अभी चर्चा करेंगे विचार पर। तीसरी बात, जब भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो हमने यह देखा है कि इलेक्शन कमीशन अधिकारियों के ट्रांसफ़र करने लग जाता है। मुख्य सचिव को पद से हटा दिया जाता है, डीजीपी को पद से हटा दिया जाता है, अन्य महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को पद से हटा दिया जाता है। और ऐसा इसलिए हटाया जाता है क्योंकि उनके विरुद्ध शिकायतें मिलती हैं कि वे सत्ताधारी दल को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। हालांकि इस बारे में कुछ लोगों का ये मत है कि एक व्यक्ति पद पर बैठ करके स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यवस्था में कैसे एक दल को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर सकता है। लेकिन फिलहाल उन लोगों के तर्क को अस्वीकार करते हुए इलेक्शन कमीशन का नज़रिया ज़्यादा तर्कसंगत है कि फ्री और फेयर इलेक्शन को प्रभावित करने की कोई कोशिश भी कामयाब नहीं होने दी जाएगी। चूँकि राज्यों में बैठे हुए पदाधिकारी भ्रष्ट रहे हैं, कुछ पदाधिकारी भ्रष्ट रहे हैं, राज्यों में बैठे हुए कुछ पदाधिकारी राज्यों में शासन करने वाले राजनीतिक दल के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य करते रहे हैं। ये छुपा हुआ तथ्य नहीं है, ओपन फैक्ट है ये। मैं अधिकारियों का नाम यहाँ ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं लेना चाहता। मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है, जिनके कारनामे बताएंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल एक राजनीतिक कार्यकर्ता की तरीके से काम किया है। और ऊंचे पदों पर बैठे हुए अधिकारियों ने, यहाँ तक कि राज्य के मुख्य सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक तक ने ऐसा काम किया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब राज्य का पुलिस महानिदेशक, राज्य का मुख्य सचिव, जो राज्य के सर्वोच्च पदों पर बैठा हुआ पदाधिकारी है, जब वह शासन करने वाले दल के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम करता रहा है, तो ऐसी दशा में फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए तो इलेक्शन कमीशन को ये कदम उठाना ही पड़ेगा। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन इस प्रकार के कदम उठाता है, इसलिए एमसीसी आलोचनाओं के केंद्र में रहता है कि ट्रांसफ़र एक एग्जीक्यूटिव पावर है। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब है ये सरकार की शक्ति है, काम करने वाली सरकार की शक्ति है। इलेक्शन कमीशन कोई सरकार नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन इस अधिकार का प्रयोग क्यों कर रहा है, यह सवाल उठाया जाता है। लेकिन मैं ऐसे सवालों को निरर्थक मानता हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा करके बेहतर ही कार्य किया है। अगली बात, चौथी बात, यह कहा जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पर इलेक्शन कमीशन सरकारी निर्णय में हस्तक्षेप करता है, इंटरवेन करता है। प्रशासकीय निर्णयों में, सरकारी निर्णयों में या प्रशासकीय निर्णय लेने में यह इंटरवेन करता है, हस्तक्षेप करता है। और इस प्रकार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पर इलेक्शन कमीशन जो सत्ताधारी दल है, उस सत्ताधारी दल
पर अनावश्यक प्रभाव निर्मित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार की आलोचनाएं की जाती रही हैं। जैसे इलेक्शन मैनिफेस्टो में कोई बात शामिल कर ली गई तो निर्वाचन आयोग तुरंत सवाल जवाब मांग लेता है, भाई स्पष्टीकरण दो, क्यों कर लिया तुमने। कोई घोषणा कर दी सरकार ने या किसी राजनीतिक दल ने, कोई घोषणा कर दी तो इलेक्शन कमीशन स्पष्टीकरण मांग लेता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण, भाई जरा मुझे एक्सप्लेनेशन दो, तब इस बात को आगे चुनाव में इस्तेमाल करना, वरना चुनाव में इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी जाती है। तो इलेक्शन कमीशन इस प्रकार के काम करता रहा है। जैसे चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव के दौरान यह घोषणा कर दी जाती है कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो टीवी बांटेंगे, साइकिल बांटेंगे, मोबाइल फ़ोन बांटेंगे, गाय बांटेंगे, बकरी बांटेंगे ना, तरह तरह की बातें इस तरीके से, 2 किलो देशी घी बांटेंगे। तो बहुत सारी प्रलोभन वाली घोषणाएं की जाती हैं। तो शुरुआती दौर में इलेक्शन कमीशन इस प्रकार की घोषणाओं को लेकर बड़ा स्ट्रिक्ट हुआ। जब इलेक्शन कमीशन इस प्रकार की घोषणाओं को लेकर के बड़ा स्ट्रिक्ट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आया 2013 में। सुब्रमण्यम बालाजी का केस था। सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर सरकार इस प्रकार की घोषणाएं करती है, राजनीतिक दल इस प्रकार की घोषणाएं करते हैं, तो उसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत उस पर हस्तक्षेप निर्वाचन आयोग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की घोषणा करने से या इस प्रकार के सामानों का वितरण करने की घोषणा करना वह नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति का है, उसका नेचर डीपीएसपी जैसा है। इस प्रकार की घोषणाओं का नेचर डीपीएसपी जैसा है, राज्य के नीति निदेशक तत्व जैसा है। इसलिए ऐसी घोषणाएं करना संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से मान्य है। तो अगर इस प्रकार की घोषणाएं की जाती हैं तो वो संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से मान्य है। उनके आधार पर इलेक्शन कमीशन कार्यवाही नहीं कर सकता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पर। तो ये प्रावधान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्यवाही करने पर सुब्रमण्यम बालाजी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया इस प्रावधान को। ये कमियां रही हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के, कानूनी पहलू को लेकर के, दूसरा लागू होने वाले पहलू को लेकर के। लागू होने में चुनौतियां, बाधाएं, समस्याएं बहुत हैं और इस आधार पर उच्च इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्णयों को लेकर के। तो ये 3 प्रकृति रही है आलोचनाओं की मुख्य रूप से या समस्याओं की मुख्य रूप से। अब क्या इनका समाधान हो सकता है, क्या इनका हल हो सकता है, हम लोग उस समाधान पर फोकस करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर ले लेंगे अंत में, इसको पढ़ने के बाद अंत में क्वेश्चन आंसर ले लेंगे हम लोग। तो पहले समाधान पढ़ लेते हैं। पहली बात हमने पढ़ा कि चुनौतियों में कि यह बाध्यकारी नहीं है, एमसीसी बाध्यकारी नहीं है। तो पहला समाधान यही है कि एमसीसी को कानूनी रूप से बाध्य बनाया जाए, कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया जाए, कर दिया जाए। यह सिफारिश की जाती है और यह सुझाव दिया जाता है। इस बात की सिफारिश सुधार संबंधी समितियों ने भी की है। जैसे 2013 में पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी थी, इसका मैं नाम लिख देता हूं आपके लिए, जिससे एग्ज़ाम में लिखना चाहें अगर आप तो लिख सकते हैं। स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सोनल पब्लिक ग्रीवांस लॉ एंड जस्टिस। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस लॉ एंड जस्टिस, इस स्टैंडिंग कमेटी ने
इस स्टैंडिंग कमेटी ने 2013 में 2013 में अपनी सिफारिश दी थी, अपना सुझाव दिया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया जाना चाहिए। अपनी सिफारिश देते हुए इसने कहा कि इसे आरपीए 51 का भाग बना दिया जाए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, कभी इसकी भी चर्चा करेंगे विस्तार से, जब अवश्य आगे कोई प्रसंग आएगा तो चर्चा की जाएगी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, दो एक्ट हैं, एक 1950 का एक्ट है और एक 1951 का एक्ट है। तो स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का भाग बना दिया जाए। तो एक तरीके से ये कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगी, क्योंकि ये कानून के अंतर्गत दर्ज हो जाएगी, यानी इस कानून में शामिल कर दिया जाए, तो इसे कानूनी बाध्यता दे दी जाए। दूसरी बात, इसी में 2015 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने, भारत के विधि आयोग ने 2015 में भारत के विधि आयोग ने सिफारिश की और विधि आयोग ने भी कहा कि इसे भी कानूनी दर्जा दे दिया जाना चाहिए, लीगल स्टेटस दे दिया जाना चाहिए, इसे भी कानून में शामिल कर दिया जाना चाहिए। लॉ कमीशन ने यह भी कहा कि जो रूलिंग पार्टी है, उस रूलिंग पार्टी के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विधानसभा या लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह पहले से ही लागू हो जाना चाहिए रूलिंग पार्टी के लिए। ये लॉ कमीशन ने कहा, मैं बता देता हूं, लिख लीजिएगा अपने आवश्यकता के अनुसार। तो 2015 में लॉ कमीशन ने यह कहा कि एक तो इसे कहा कि इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना देना चाहिए, पहली सिफारिश। दूसरी बात, लॉ कमीशन ने कहा कि जो रूलिंग पार्टी है यह प्रावधान कर देना चाहिए कि लोकसभा का कार्यकाल या राज्य विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह पहले से ही रूलिंग पार्टी के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई हो जाएं, जिससे कि कोई भी रूलिंग पार्टी पब्लिक फंड का उपयोग अपने दलीय प्रचार के लिए न करने पावे, क्योंकि सरकारी प्रचार के नाम पर, नीतियों के प्रचार के नाम पर, कार्यक्रमों के प्रचार के नाम पर वो अपना प्रचार भी कर लेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की फोटो तो छपेगी ही। तो ऐसी दशा में लॉ कमीशन की ये रिकमेंडेशन बहुत अच्छी है कि रूलिंग पार्टी अपने लाभ के लिए पब्लिक फंड का उपयोग न कर सके, इसलिए 6 महीने पहले से ही, जैसे ही कार्यकाल समाप्त होने वाला हो लोकसभा और विधानसभा का, उसके 6 माह पहले से ही यह प्रतिबंध लगा देने चाहिए। हालांकि लॉ कमीशन ने यह कहा कि इसके अपवाद भी होंगे, इसके एक्सेप्शन भी होंगे। अगर गरीबी के उन्मूलन के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कोई भी प्रचार होता है या हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए कोई प्रचार होता है, तो वो इसके अंतर्गत एक्सेप्शनल होगा, वो इसमें अपवाद होगा और वो इसमें शामिल नहीं होगा, यानी इन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे, लेकिन बाकी सब पर रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगे। तो लॉ कमीशन ने 2015 में इस प्रकार की रिकमेंडेशन दी और इस रिकमेंडेशन के अधीन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने का सुझाव दिया। तो बाध्यकारी बना देना चाहिए, पहली बात। लेकिन अब इसमें भी पेच है। इसमें पेच क्या है? इसमें पेच ये है, इसमें संकट ये है, इसमें समस्या ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात से सहमत नहीं है, भारत का निर्वाचन आयोग इस बात से सहमत नहीं है कि इसे कानूनी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कानूनी बाध्यता दी जाए।
हालांकि उसे दंड देने के अधिक अधिकार मिल जाएंगे। अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए वह नख दंत विहीन सिंह की तरीके से काम करता है, लेकिन जब उसके पास अधिकार आ जाएंगे, उसे कानूनी बाध्यता मिल जाएगी, तो उसके पास अधिक शक्तियां आ सकती हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का सोचना दूसरा है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कानूनी रूप से बाध्यकारी बना देंगे तो कानूनी बाध्यता का बल देने के लिए जो दंडात्मक कार्यवाही है वह दंडात्मक कार्यवाही न्यायालय का विषय हो जाएगी, और जैसे ही दंडात्मक कार्यवाही न्यायालय का विषय होगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए भय राजनीतिक दलों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि इलेक्शन खत्म होने के बाद फाइनल होगा न्यायालय के द्वारा। हो सकता है तब तक हमारा कार्यकाल ही पूरा हो जाए, तब न्यायालय फाइनल करे। या अगर न्यायालय फाइनल करेगा तो न्यायिक प्रक्रिया में बड़े लूप होल्स हैं। भारत की न्यायिक प्रक्रिया में एक अच्छा सा वकील करेंगे, बचा ले जाएंगे। तो ऐसी दशा में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये मानना है कि अगर हम इसे इस रूप में दंडात्मक बना देते हैं कि न्यायालय इस पर एक्शन लेगा, तब तो फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाने का उद्देश्य ही निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि न्यायालय का भय ही नहीं है इस देश में। कानून का सम्मान नहीं, न्यायालय का भय नहीं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करना कठिन हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन कहता है कि ऑलमोस्ट 45 डेज होते हैं हमारे पास इलेक्शन कंडक्ट कराने और रिजल्ट देने के लिए। यानी जब से हम शेड्यूल डिक्लेयर करते हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है कि जब से हम शेड्यूल डिक्लेयर करते हैं, उस शेड्यूल के डिक्लेरेशन से लेकर के और फाइनल रिजल्ट आने तक हमारे पास मैक्सिमम 45 डेज़ का पीरियड होता है। उसके भीतर हमें ये काम कर लेना होता है। लेकिन अगर हमने इसे कानूनी रूप दे दिया, कानूनी दर्जा दे दिया और न्यायालय को इसमें इन्वॉल्व कर लिया, तो 45 दिनों के भीतर इस व्यवस्था को चलाना कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन कहता है कि इसे उस रूप में कानूनी रूप नहीं दिया जाना चाहिए जिसकी सिफारिश की जाती रही है। इलेक्शन कमीशन का मानना है कि कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जहां कानूनों के अंतर्गत मुकदमे दर्ज होते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि कोई मानहानि कर रहा है, कोई जाति धर्म के आधार पर वोट मांग रहा है, तो ऐसा करना आईपीसी के अंतर्गत, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत, सीआरपीसी के अंतर्गत, इन सब के अंतर्गत भी अपराध के रूप में शामिल किए गए हैं और ऐसे कानूनों के अंतर्गत मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं और वहां कार्यवाही की जा सकती है, तो वहां से सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन सीधे किसी इलेक्शन लॉ का सपोर्ट इसके पास नहीं है। तो सिफारिश यह की जाती है कि इलेक्शन लॉ का सपोर्ट इसे मिलना चाहिए। इलेक्शन लॉ का सपोर्ट इसे मिलना चाहिए। कोविड के पीरियड में खांसी आना बड़ा डरावना है। फिलहाल आप मत डरिएगा, मैं स्वस्थ हूं। तो और अपना भी ध्यान रखिएगा, विशेषकर इस सेकंड वेव के दौरान। तो इलेक्शन कमीशन इस बात से सहमत नहीं है कि एमसीसी को कानूनी दर्जा दिया जाए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कानूनी दर्जा दिया जाए। तो ये तो पहली समस्या की बात हो गई, लेकिन फिलहाल कानूनी दर्जा दे देना बेहतर होगा। सॉरी। दूसरी बात कि जहां तक बात ट्रांसफ़र और इंटरवेंशन की है कि इलेक्शन कमीशन स्थानांतरण कर देता है अधिकारियों का, पद से हटा देता है उन्हें, या इलेक्शन कमीशन प्रशासकीय निर्णयों में हस्तक्षेप करता है, ये वैध है, ये उचित है। ये वैध इसलिए है क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, फ्री और फेयर इलेक्शन कराना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दायित्व है, यह उसका दायित्व है। और फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए वह जितनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहे करे, संविधान उसे उपलब्ध कराता है।
संविधान उसे उपलब्ध कराता है। यही बात उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यही बात मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले में कही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले में कही है। उच्चतम न्यायालय ने कहा, मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 324 आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, भारत के निर्वाचन आयोग को फ्री और फेयर इलेक्शन कराने का दायित्व देता है। उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय में कहा कि अपने इस दायित्व की पूर्ति के लिए आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूर्ण शक्तियां प्रदान करता है, प्लेनरी पावर्स उपलब्ध कराता है, पूर्ण और पर्याप्त शक्तियां प्रदान करता है, जिससे कि वह संवैधानिक लक्ष्य की पूर्ति कर सके और स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न करा सके। प्रचुर मात्रा में पर्याप्त शक्तियां, पूर्ण शक्तियां प्रदान करता है और प्रचुर मात्रा में दी गई पर्याप्त और पूर्ण शक्तियों के अंतर्गत अगर किसी अधिकारी के स्थानांतरण की आवश्यकता पड़ती है, हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है, तो निर्वाचन आयोग को ऐसा करने का अधिकार है। निर्वाचन आयोग को अपने इस अधिकार का प्रयोग और सकारात्मक तरीके से करना चाहिए और ज़्यादातर हमने यह देखा है कि निर्वाचन आयोग केवल और केवल अपनी शक्तियों का प्रयोग आईएएस और आईपीएस अधिकारियों तक ही कर पाता है। जो स्टेट के ऑफिसर्स हैं उन पर वह एक्शन नहीं लेता, कम लेता है, लेकिन स्टेट के ऑफिसर्स पर भी उसे एक्शन लेना चाहिए, उनका भी ट्रांसफ़र और उनके भी निर्णयों में हस्तक्षेप करने की पहल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को करनी चाहिए। तो स्थानांतरण और हस्तक्षेप की मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए। सुझाव के तौर पर मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय इस मामले में इलेक्शन कमीशन के साथ है कि इलेक्शन कमीशन जितना चाहे प्रयोग कर सकता है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का दायित्व है। तीसरी बात कि इलेक्शन कमीशन ने जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को डिक्लेयर किया तो एमसीसी में दंडात्मक प्रावधान शामिल नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। जब भी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर किया गया है उसमें दंडात्मक प्रावधानों का स्पष्टीकरण कर देना चाहिए कि अमुक अमुक कार्यवाही, अमुक अमुक शिकायतें मिलने पर, दोषी पाए जाने पर अमुक अमुक प्रकार के दंड दिए जाएंगे, किस प्रकार का उल्लंघन किस प्रकार के दंड की ओर ले जाएगा। इस प्रकार से दंडात्मक प्रावधानों का स्पष्टीकरण आदर्श आचार संहिता में करना होगा और आज नहीं तो कल करना ही होगा, इससे बचा नहीं जा सकता। जबकि वर्तमान समय में ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए इस पर निर्वाचन आयोग को ध्यान देना होगा, निर्वाचन आयोग को इस पर कार्यवाही करनी होगी, इस पर फोकस करना होगा। अगली बात, चौथी बात कर लेते हैं हम लोग सी विजिल के बारे में। अगले पेज पर लिख लेते हैं सी विजिल को। सी विजिल हिंदी में भी लिख देते हैं सी विजिल। यह निर्वाचन आयोग के द्वारा डिजाइन किया गया एक मोबाइल ऐप है। ये एंड्रॉयड फ़ोन के लिए भी डिज़ाइन किया गया है और जो आईफोन आता है उसके लिए भी डिज़ाइन किया गया है, हर तरीके के फ़ोन के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है सी विजिल। सी विजिल का अर्थ होता है जागरूक नागरिक। जागरूक नागरिक, इसका अर्थ ये हुआ कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से, सी विजिल के माध्यम से
नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि नागरिक अपने क्षेत्र में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी कैंडिडेट के किसी भी मैल प्रैक्टिस के बारे में, उनकी गड़बड़ियों के बारे में कोई भी शिकायत निर्वाचन आयोग के पास सीधे भेज सकता है। वैसे निर्वाचन आयोग के पास शिकायतें भेजने के लिए निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर नंबर दे रखे हैं, नंबर जारी कर रखा है, टोल फ्री नंबर दे रखा है। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर के टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत ईमेल भी भेज सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है जो ऑब्जर्वर्स होते हैं राज्यों में, हमने बताया तरह तरह के ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करके भेजे जाते हैं। उन ऑब्जर्वर्स के पास आप फ़ोन कर सकते हैं, उनका भी फ़ोन नंबर अवेलेबल होता है स्टेट में, तो उन ऑब्जर्वर्स के पास फ़ोन कर सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं। ये एक प्रचलित तरीका है जिसको मैंने कॉलम के लेफ्ट साइड में लिख दिया अभी, जिसको मैं ये टिक कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो टोल फ्री नंबर दिया गया है उस पर कंप्लेन कर दिया जाए, या ऑब्जर्वर के फ़ोन नंबर पर कंप्लेन कर दिया जाए, जिला अधिकारी के नंबर पर कंप्लेन कर दिया जाए। ये एक प्रचलित तरीका है शिकायत करने का। लेकिन ऐसी शिकायतों में बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। पहली बात, ज़्यादातर शिकायतें बेनामी होती हैं। आदमी अपने नाम को गुमनाम रख करके, अपनी आइडेंटिटी को गोपनीय रख करके, कॉन्फिडेंशियल रख करके और शिकायत दर्ज कराता है। वो नहीं चाहता कि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो, उसके बारे में लोग जानें कि किसने शिकायत की। मैंने पहले भी बताया ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में केवल अपराधी चुनाव लड़ रहे हैं, हर दल ने अपराधी खड़े कर दिए हैं। अगर आपने किसी भी कैंडिडेट के विरुद्ध शिकायत की, तो अगर ये जानकारी लीक हो गई कि आपने शिकायत की, तो फिर आप समझ सकते हैं आपका क्या होगा। बताने की आवश्यकता नहीं, आपका अस्तित्व इस धरती से समाप्त हो जाएगा। आप शरीर के बजाय अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा को प्राप्त हो जाएंगे और आत्मा का परमात्मा से विलीन हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि असामयिक आत्मा का परमात्मा से मिलन न हो, तो फिर आप या तो बेनामी शिकायत करते हैं या चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं कि चलने दो, जो हो रहा है होने दो, देखा जाएगा। गड़बड़ियां तो बेहद होती, बहुत होती हैं। उसमें से कुछ गड़बड़ियां पकड़ी जाती हैं, कहीं शराब बट रहा है, कहीं तरह तरह की शिकायतें हैं। मैंने खुद अनियमितताओं को देखा है और मैंने देखा कि वो अनियमितताएं कॉग्निजेंस में नहीं आई, पकड़ी नहीं गई। तो ऐसी दशा में इलेक्शन कमीशन का ये जो तरीका है पारंपरिक कि भाई ऑब्जर्वर अपॉइंट कर दिया और शिकायत सुन करके, और जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, रिश्वत देना है, पैसे बांटना है, शराब बांटना है, या इस तरीके की जितनी गड़बड़ियां हैं वो रोक ली जाएंगी, वोटरों को डराना धमकाना है, नहीं हो पाता। व्यवहार में ये बहुत अच्छे परिणाम देने वाला नहीं है, विशेषकर उन क्षेत्रों में अच्छे परिणाम देने वाला नहीं है जहां दबंग किस्म के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जहां अपराधी छवि के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर तो ये बिल्कुल कारगर नहीं है, ये फ्लॉप शो है वहां। इसलिए जो अपराधी हैं उन अपराधियों पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती। तो ये एक बड़ी कमी रही है। इस कमी को दूर करने के लिए, इस प्रकार की कमियों को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन की ये एक शानदार पहल है, सी विजिल नाम का ऐप। इस ऐप पर कोई नागरिक शिकायत कर सकता है। मैं बता देता हूँ, ये आपकी जानकारी के लिए भी है, केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि इलेक्शन का उत्सव मनाया जाता रहता है हमारे देश में। तो इलेक्शन का उत्सव अगर मनाया जा रहा है किसी भी क्षेत्र में और एमसीसी लागू है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं, करना चाहिए। आपको अन्य लोगों को भी जागरूक बनाना चाहिए। अभी हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो इस सी विजिल के बारे में, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो सकता है कुछ लोगों को अगर पता हो तो ये ना पता हो उपयोग कैसे करते हैं। तो हम
आपकी सामान्य जानकारी के लिए भी बता देते हैं। तो सी विजिल पर कोई भी नागरिक शिकायत कर सकता है, कोई नागरिक शिकायत दर्ज कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि वह कैंडिडेट हो, कोई जरूरी नहीं कि वह पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हो, कोई जरूरी नहीं है। कोई भी एक जनरल कॉमन सिटीजन, कोई भी एक सामान्य नागरिक सी विजिल ऐप पर शिकायत दर्ज कर सकता है। एप्लीकेशन मोड है और बड़ा अच्छा डिज़ाइन है। इसमें आपको, अगर आप जैसे मान लीजिए आपने कोई फ़ोटो खींच ली किसी की गड़बड़ करते हुए ना, कोई गड़बड़ कर रहा है और आपने फ़ोटो खींच ली, या आपने छोटा सा वीडियो क्लिप बना लिया, उसने देख लिया, वो आपके गैलरी में जाके सेव हो जाता है। और गैलरी में जाके सेव हो गया, आपके घर में आपके बच्चे ने फ़ोन उठा लिया और उसने अचानक प्रेस किया और वो कहीं सेंड हो गया, कहीं से फिर कहीं सेंड हो गया, कहीं से फिर कहीं सेंड हो गया, आप तो गए। तो बड़ा डर भी है ये। तो ये सी विजिल ऐप आपको यह सुविधा भी देता है कि आप जो फ़ोटो खींचेंगे, आप जो वीडियो बनाएंगे, वो आपके गैलरी में सेव ना हो, आपकी गैलरी में सेव ना हो। जिससे अगर किसी ने आपको पकड़ भी लिया कि अच्छा इसी ने शिकायत की होगी, पकड़ो, इसी पर शक है, पकड़ लो इसे, पकड़ लिया किसी ने, अब आपका फ़ोन तलाश आ गया, लाओ देखें तुमने कहाँ फ़ोटो खींची, तो फिर पकड़े नहीं जा सकते आप। अच्छी चीज़ है ये। तो व्यक्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये ऐप डिज़ाइन किया गया है। जबकि इन जनरल जब आप कोई भी मोबाइल फ़ोन ऐप डाउनलोड करते हैं और उसे आप चलाना चाहते हैं, तो वो आपसे एक्सेस मांगता है, परमिशन मांगता है कि वह आपके गैलरी को एक्सेस करेगा, वह आपकी गैलरी में स्टोर करेगा, आपकी गैलरी में जो स्टोरेज है उसकी एक्सेस लेगा, तब वो वर्क करेगा। अदरवाइज़, और अगर आपने एक्सेस नहीं दी, अगर आपने परमिशन नहीं दी, तो आप उस ऐप का उपयोग नहीं कर सकते। तो सी विजिल इस मामले में बेहतर है। दूसरी बात, ये नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है, जन भागीदारी पर आधारित है कि फ्री और फेयर इलेक्शन। अभी तक फ्री और फेयर इलेक्शन कमीशन ने अपने सर पर यह बीड़ा उठा रखा था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि बिना आपकी भागीदारी के, बिना आपकी पहल के वह काम अकेले नहीं कर सकता। इसलिए फ्री और फेयर इलेक्शन करने के लिए लोगों की भागीदारी चाहिए, क्योंकि अगर लोग भागीदार नहीं होंगे तो दोषियों को पकड़ा नहीं जा सकता, अपराधियों को पकड़ा नहीं जा सकता, और अपराधियों और दोषियों को पकड़ा नहीं जा सकता तो कार्रवाई नहीं हो सकती। कार्रवाई क्या होगी वो बाद का विषय है, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाई तो हो कि गड़बड़ कौन कर रहा है और क्या गड़बड़ी कर रहा है। जो सी विजिल ऐप है वो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS से जानकारी कलेक्ट करता है। हमने जब गवर्नेंस की क्लास ली है तो गवर्नेंस की क्लास में हमने जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में विस्तार से पढ़ाया और समझाया है कि कैसे GIS काम करता है। तो GIS का मतलब होता है कि डिजिटाइज्ड मैप के माध्यम से, GIS का अर्थ होता है कि डिजिटाइज्ड मैप या डिजिटल मैप के माध्यम से डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को एनालाइज करना और किसी कंक्लूजन तक पहुंचना, ये जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है, GIS कहलाता है। डिजिटाइज्ड मैप, डिजिटल मैप के माध्यम से, डिजिटल मैप ऐसे समझ लीजिए जैसे गूगल मैप। गूगल मैप में आप कहीं का लोकेशन सर्च कर लेते हैं, तो गूगल मैप क्या है? एक डिजिटल मैप है। तो इसी तरीके से डिजिटल मैप की मदद से या डिजिटाइज्ड मैप की मदद से डेटा कलेक्ट किए जाएँ, आंकड़े एकत्र किए जाएँ, उन आंकड़ों की प्रोसेस की जाए, उनकी प्रोसेस करके उनकी एनालिसिस की जाए, उनका विश्लेषण किया जाए, उनसे कोई निष्कर्ष निकाला जाए, तो ये GIS कहलाता है। ये तरीका जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। तो GIS इनबिल्ड होता है, सी विजिल GIS पर आधारित होता है। इसलिए जैसे ही आप कोई फ़ोटो खींचते हैं, इसमें कैमरा आता है, कैमरे का ऑप्शन आता है।
जैसे आप इसका कैमरा ओपन करते हैं और आप स्टिल स्नैप लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, या आप कोई वीडियो बनाते हैं, तो उस वीडियो के साथ यह ऑटोमेटिकली वहाँ की लोकेशन अटैच कर लेता है। जिस जगह पर आपने वीडियो बनाया, जिस जगह पर आपने फ़ोटो खींची, इस ऐप का प्रयोग करते हुए वह ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन को अपने साथ अटैच कर लेगा, आपकी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लेगा। तो आपकी लोकेशन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाएगी, क्योंकि वो GIS इनेबल्ड है, GIS इनेबल्ड है इसलिए। तो लोकेशन ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाती है, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। जैसे ही आपने कोई स्नैप ली, आपने कोई फ़ोटो खींची या वीडियो इस पर अपलोड किया, जैसे ही आपने सी विजिल पर अपलोड किया, ये जो कंट्रोल रूम है, उस कंट्रोल रूम में, नियंत्रण कक्ष में यह डेटा तुरंत चला जाता है, क्योंकि ये NIC नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर से जुड़ा है, DIC डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से जुड़ा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने फ़ोटो खींची, उस डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, कंट्रोल रूम है जो इलेक्शन को कंट्रोल कर रहा है, वहाँ से वो कनेक्टेड है। तो GIS इनेबल्ड होने का फ़ायदा ये है कि जैसे आपने इन्फॉर्मेशन वहाँ से ली, आपकी लोकेशन ऑटोमेटिकली अपलोड हो गई, और वह आपका जो लोकल कंट्रोल रूम है, आपके उस लोकल कंट्रोल रूम को इमीडिएट सेंड कर दी जाएगी, इमीडिएट भेज दी जाएगी। उसका परिणाम ये होगा कि कुछ ही मिनट में, बहुत दूरी है तो कुछ ही समय के भीतर जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो आप तक पहुंच जाएगा। जो इलेक्शन कमीशन का फ्लाइंग स्क्वाड है वो आप तक पहुंच जाएगा जहां आपने शिकायत दर्ज की है। तो ये व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर दो बातें और हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात, अगर आपने अपनी शिकायत की, अगर आपने कोई भी शिकायत सी विजिल पर दर्ज कराई है किसी भी कैंडिडेट के बारे में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रही है, और इसके संबंध में आपने फ़ोटो खींच के या वीडियो प्रमाणित करके कोई भी शिकायत दर्ज कराई है, तो आपने फ़ोटो खींचा है, वीडियो भेजा है, तो इसकी सत्यता प्रमाणित है। अब शिकायत की सत्यता प्रमाणित करने के लिए जो फील्ड ऑफिसर्स को पेन लेना पड़ता था, जो इससे पहले फ़ोन पे शिकायत दर्ज होती थी, वो पेन नहीं लेना, क्योंकि GIS इनेबल सिस्टम के तहत आप ये भेजी गई है इन्फॉर्मेशन, इसलिए इसकी सत्यता ऑलरेडी प्रमाणित है। अब इसकी सत्यता को प्रमाणित करने को लेकर के कोई कदम नहीं उठाना और न ही कोई विवाद है। तो एक तो लाभ ये मिलेगा, कार्यवाही तुरंत होगी, कार्यवाही तुरंत होगी, क्योंकि सत्यता को प्रमाणित लेकर के कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए तुरंत कार्यवाही होगी। ये तुरंत कार्यवाही दो आधारों पर है। अगर शिकायत नाम के साथ की जाती है, पहचान के साथ की जाती है, पहचान का मतलब है शिकायतकर्ता ने अपनी पहचान बताई है, जो शिकायत कर रहा है उसने अपना नाम, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल उसने शेयर की है। अगर ऐसा है तो 100 मिनट के भीतर, 100 मिनट के भीतर कार्यवाही के विवरण की सूचना उसके मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। आपने अगर कंप्लेन की और आपने कंप्लेन करने के साथ अपना नाम, मोबाइल नंबर शेयर कर दिया सी विजिल पर, तो 100 मिनट्स के भीतर, 100 मिनट के भीतर आपके फ़ोन पर मैसेज आएगा कि आपने जो शिकायत की थी उस शिकायत के लिए क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या एक्शन लिया जा चुका है।
तो क्या एक्शन लिया जा चुका है, क्या एक्शन लिया जा रहा है, इस बात की सूचना आपके फ़ोन पर आ जाएगी। लेकिन मान लीजिए आपने बेनामी शिकायत दर्ज की है। बेनामी शिकायत का मतलब है नाम, मोबाइल नंबर गुप्त रखा गया है, कॉन्फिडेंशियल है, इसकी भी अपॉर्चुनिटी है, इसके भी अवसर हैं। तो अगर आपने नाम, मोबाइल नंबर गुप्त रखा है, कॉन्फिडेंशियल है, आपने नहीं डिस्क्लोज किया, आप नहीं बताना चाहते, तो भी एक्शन लिया जाएगा, लेकिन आपको फीडबैक नहीं मिलेगा। फीडबैक नहीं मिलेगा इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने यहाँ बताया कि 100 मिनट्स के भीतर आपको सूचना दी जाएगी कि क्या एक्शन लिया जा चुका है और क्या एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन अगर बेनामी शिकायत की जाती है तो बेनामी शिकायत करने की दशा में चूंकि नाम और फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड नहीं होता, इसलिए कार्यवाही तो होगी, एक्शन तो लिया जाएगा, लेकिन इस एक्शन का फीडबैक आपको नहीं दिया जाएगा, आपको इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी कि क्या एक्शन लिया गया है। तो ये इस तरीके से ये सी विजिल सिस्टम पूरा वर्क करता है, सी विजिल सिस्टम पूरा काम करता है। अब ये जो शिकायत और कार्यवाही है ये तुरंत ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर पहुंच जाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिस में आ जाती है, और चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिस में आ जाती है इसलिए इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से उसकी ओर से शिकायत पर एक्शन ले लिया जाता है। कार्यवाही अवश्य होती है, यकीन मानिए, विश्वास मानिए। बस समस्या ये है कि सी विजिल पर शिकायत ही नहीं आती। सी विजिल पर शिकायत इसलिए नहीं आती, बहुत सारे कारण हैं कि लोगों में जागरूकता नहीं है, दूसरा लोगों में भय बना रहता है कि सरकारी है, पता नहीं कैसा रहे, लीक हो गई तो क्या होगा, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, प्रचार प्रसार नहीं है इतना। मुझे लगता है कि आप में से कितने बच्चे जानते रहे होंगे सी विजिल के बारे में कि इस तरीके का ऐप डिज़ाइन किया गया है और आपको ये राइट दिया गया है, आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप इलेक्शन के बारे में अगर कोई भी गड़बड़ियाँ होती हैं तो आप उसके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर प्रचार प्रसार की आवश्यकता है और प्रचार प्रसार के माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, लोगों तक जानकारी पहुंचाई जानी चाहिए। अगली बात, जन जागरूकता व जन भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाए। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक लोग इलेक्शन में निर्वाचन आयोग के साथ, अधिकारियों के साथ मिलकर भागीदारी नहीं निभाएंगे, तब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन अपने आप में चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण बना रहेगा। इसलिए जन जागरूकता और जन भागीदारी अत्यंत अनिवार्य तत्व है। लोग जितनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे, अपने आसपास इलेक्शन के कैंडिडेट पर, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर जितनी निकट निगरानी रखेंगे, जितना क्लोज वॉच करेंगे, उनके बारे में शिकायतों को जितना शीघ्र भेजेंगे, इलेक्शन कमीशन उतनी ही प्रभावी कार्यवाही कर पाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि मेरा व्यावहारिक अनुभव यही है कि सी विजिल पर शिकायतें नहीं आती हैं। मुझे कुछ ऑब्जर्वर्स ने बताया, जब मैंने उनसे बातचीत की तो मुझे कुछ ऑब्जर्वर्स ने बताया कि पूरे स्टेट का इलेक्शन उन्होंने कंडक्ट करा दिया, पूरे स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कंडक्ट हो गया और एक भी शिकायत उनके पास सी विजिल के रूप में, सी विजिल पर दर्ज नहीं हुई। स्वाभाविक सी बात है, यह चिंता की बात है, क्योंकि यह एक सामान्य सा तथ्य है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन वोटिंग के चुनाव के दौरान अवश्य होता है, हर क्षेत्र में होता है, गंभीर मात्रा में होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपनी लिमिटेशंस हैं। वह दिल्ली में बैठ कर के तमिलनाडु, केरल, बिहार, बंगाल के छोटे से ज़िले या छोटी सी तहसील
या छोटे से गांव में हो रहे चुनाव प्रचार में क्या गड़बड़ियां हो रही हैं वह वहां से बैठ करके निगरानी नहीं रख सकता। इसलिए उसने सी विजिल के माध्यम से उसने आपसे का सहयोग मांगा है कि आप सहयोग दें और आपके इलाके में जो चुनाव प्रचार हो रहे हैं, जो चुनाव की गतिविधियां हो रही हैं, उनमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में आप शिकायत दर्ज करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताएं। वो कार्यवाही करेगा, तब जा करके बेहतर निर्णय लिया जा सकता है, बेहतर कार्य हो सकता है। तो जन जागरूकता, जन भागीदारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए अनिवार्य है। जितनी अधिक जागरूकता बढ़ेगी, जितनी अधिक भागीदारी बढ़ेगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इन्फोर्समेंट उतना बेहतर होगा। जन जागरूकता, जन भागीदारी का स्तर जितना कम होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इन्फोर्समेंट का लेवल उतना कमजोर होगा और अपराधियों की धरपकड़ करना, दोषियों की धरपकड़ करना उतना ही कठिन होगा। तो जागिए, जागरूक बनिए, जागरूक नागरिक बनिए। सी विजिल अपने अपने फ़ोन में इलेक्शन जब होने वाला हो तो अवश्य डाउनलोड कर दीजिएगा, उसके बाद भले ही हटा दीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐप, बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करने होते हैं। नेट का खर्चा आप लोग बहुत सारा करते हैं, अब तो पढ़ने में बहुत सारा खर्चा करना पड़ रहा है। तो ऐसी दशा में जब इलेक्शन हो तो डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद भले ही उसे डिलीट कर दीजिएगा, उसे अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। अगली बात, राजनीतिक सुधारों पर भी बल देना चाहिए। हम राजनीतिक पतन पर बहुत लंबी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि 2-2.5 घंटे की चर्चा केवल राजनीति में गिरावट पर की जा सकती है, बहुत आसानी से, और भी पूरे दिन की जा सकती है। लेकिन आंसर लिखने के लिए जो राजनीतिक पतन है उस पर चर्चा की जा सकती है और लंबी चर्चा की जा सकती है। संक्षेप में हम इतना जानते हैं कि भारतीय राजनीति में गिरावट आई है। रिश्वतखोरी, राजनीति का अपराधीकरण किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं है। राजनीति में नैतिकता का पतन किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं है। राजनीतिक दलों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय राजनीति पतन का शिकार रही है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को प्रभावी तरीके से लागू करवाना चाहते हैं तो हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले दल और प्रत्याशियों से भी यह अपेक्षा करनी होगी कि वह इस बात की प्रतिबद्धता प्रकट करें कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन उनके द्वारा न हो सके। अगर वे इस बात की प्रतिबद्धता व्यवहार में प्रकट करने की इच्छा शक्ति रखते हैं तो संभवतः मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होने की घटनाएं अत्यंत न्यून हो जाएंगी, अत्यंत कम हो जाएंगी, क्षीण हो जाएंगी। तो इस बात पर भी बल देना चाहिए कि राजनीतिक सुधार हो। सवाल उठता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? राजनीतिक सुधार करेगा कौन? सुधार की जननी ही राजनीति है, और राजनीति अपने पर क्यों कतरेगी? राजनीति अपने बारे में सुधार क्यों करेगी? करेगी, करना पड़ेगा। अगर आप जागरूक होंगे तो, जनता जागरूक होगी तो, अगर जन जागरूकता बढ़ेगी तो राजनीति को अपने में सुधार लाना ही पड़ेगा। क्योंकि जनता जागरूक नहीं है, इसलिए राजनेता जन जागरूकता के इस अभाव का लाभ उठाते हैं और वे राजनीतिक सुधार के लिए पहल नहीं करते। लेकिन अगर जन जागरूकता होगी तो संसद को राजनीतिक सुधार के लिए कानून अनिवार्य रूप से बनाना ही होगा। अगर आप जागरूक हो जाए और इस बात की घोषणा करने लगें कि भाई अगर कोई भी राजनेता मुझसे वोट मांगने आता है, हमारे इलाके में वोट मांगने आता है, तो आप इलाके के सारे लोग मिल करके सारे राजनीतिक भेदभाव और सारे राजनीतिक स्वार्थ भूल करके एक राय हो जाएं कि जो भी व्यक्ति, प्रत्याशी, पिछले चुनाव में जीता हुआ प्रत्याशी जो भी वोट मांगने आएगा उससे हम सांसद विकास निधि और विधायक विकास निधि का हिसाब किताब मांगेंगे कि हमें कच्चा चिट्ठा दो, तुमने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया, कितना पैसा खर्च किया, और आगामी 5 साल में हमारे लिए तुम क्या करोगे। तुम्हारे दल ने जो मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया है, ठीक है, उससे तो हमें मतलब है, हम पढ़ लेंगे। तुम हमारे इलाके, तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो ना, हम तुम्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। जब हम तुम्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे तो तुम हमारे लिए क्या करोगे। पीने की पानी की समस्या है,
अच्छे सड़कों की समस्या, हर एरिया इससे ग्रसित है। भारत का कोई भी एरिया इससे अछूता नहीं है। देश की राजधानी के अनेक क्षेत्र इस संकट से ग्रस्त हैं। अच्छी सड़कें नहीं हैं। देश की राजधानी के अलग अनेक हिस्सों में ऐसी सड़कें हैं कि आपको विश्वास नहीं होता कि आप देश की राजधानी में हैं। आपको लगता है कि जैसे वाम उग्रवाद से प्रभावित किसी पिछड़े इलाके में आ गए हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आप बुरा मत मानिएगा, आप उस क्षेत्र के होंगे, लेकिन उन राज्यों में जो वाम उग्रवाद से प्रभावित गंभीर क्षेत्र हैं, वहाँ सड़क नाम की चीज़ नहीं है। बेहद खराब खस्ता हाल सड़कें हैं। देश की राजधानी दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में भी ऐसी ही खस्ता हाल सड़कें हैं, जबकि वो देश की राजधानी। बड़े बड़े दावे होते हैं। तो ये प्रश्न पूछना पड़ेगा राजनेताओं से कि जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी जवाबदेही क्या है, और हमें कानून बनाने के लिए उन्हें बाध्य करना पड़ेगा कि राजनीतिक जवाबदेही का कानून बनाया जाए और राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अकाउंटेबिलिटी लॉ बने हमारे देश में। इस देश के प्रशासनिक अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी तय हो, इस देश के राजनेताओं की, निर्वाचित प्रतिनिधियों की अकाउंटेबिलिटी तय हो, और इसके माध्यम से हमें राजनीतिक सुधार लाना होगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेहद कठिन बात है, क्योंकि राजनीति में सुधार करने के लिए आम जनता भी सोचती तो है, चाहती तो है, लेकिन जब जन समर्थन करने की बारी आती है कि राजनेताओं पर दबाव बनाइए आप, कि राजनेता इस बात के लिए आगे बढ़ें कि वे सुधार के लिए पहल करें, तो लोग खुद पीछे हट जाते हैं। ये एक चिंता का विषय है। तो फिलहाल ये सुझाव हैं जिसके आधार पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो अगर कोई प्रश्न आता है कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को विधिक रूप से बाध्यकारी बना देना चाहिए, तो आप उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी पक्ष रखेंगे और जो लॉ कमीशन और स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, उसका भी पक्ष रखेंगे। पक्ष विपक्ष दोनों हमने आपको बता दिया। दूसरी बात, यदि प्रश्न आता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने में क्या चुनौतियाँ हैं और क्या समाधान है, तो हमने चुनौतियों और समाधान के बारे में भी आपको जानकारी दे दी। तीसरी बात, यदि प्रश्न आता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जन भागीदारी के बिना प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता, क्या आप इस राय से सहमत हैं? तो आप लिखेंगे हाँ बिल्कुल है। हाँ लिखते नहीं है, लेकिन आप इसी के पक्ष में लिखेंगे कि यह बात बिल्कुल सच है कि जब तक जन सहभागिता नहीं होगी, जन भागीदारी नहीं होगी, तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने के लिए जन भागीदारी एक अनिवार्य तत्व है। कैसे है? सी विजिल के माध्यम से आप इस बात का स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, आज के हमारे डिस्कशन से हमने यह भी स्पष्टीकरण आपको कर दिया। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।